हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें देखते हैं कि देखिए, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक बात तो एकदम मान कर चलिए कि आपको ये जो भी चीज़ें आपका रिवीजन होगा एकदम बढ़िया, एकदम सॉलिड चीज़ का रिवीजन होगा। ठीक है, आप अगर आप पहले से पढ़े हैं तब भी, और रिवीजन अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत भारी गलती कर बहुत भारी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप चाहे जितनी देर तक पढ़ें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे तक अगर रिवीजन दे रहे हैं तब तो ठीक है। हम्म, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब आप टेस्ट देंगे तब आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था, लेकिन इसका आंसर क्यों टिक करने में प्रॉब्लम हो रही है, या इसका आंसर गलत क्यों हो रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा? रिवीजन पर करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ पहले आप पढ़ रखे हैं, क्या उसमें से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में आप सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। चीज़ें टाइम लगती है, बहुत सारा सिलेबस है। कभी कभी होता है कि कोई सिलेबस पढ़े हुए और ज़्यादा टाइम हो गया होता है तो वो भूल गया होता है, तो उसका रिवीजन करेंगे, फर्राटेदार में रिवीजन करिए, फिर से वो रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या क्या सीखने को मिलेगी। तो हम लोग बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, किस लिए आया, इसका काम क्या था। ठीक है, आने का इसका उद्देश्य क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे, सॉरी, कैबिनेट मिशन में। देखिए, 1 मिनट। हाँ, तो अब देखिए, भारत कब आया, क्यों आया, यानी इसका क्या उद्देश्य था, इस सब पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद से आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा का जब गठन हुआ है तो उसकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी बैठकें जो हुई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। और उसके बाद से संविधान का कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्वराज विधेयक के बारे में बात कर लेंगे। और और क्या क्या, कौन कौन से नेता ने कौन कौन सी बात बोली थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि औपचारिक रूप से संविधान की मांग कब की गई। ठीक है, और संविधान सभा का गठन, प्रत्यक्ष, संविधान सभा का गठन मतलब क्या बोलते हैं, औपचारिक रूप हो गया। उसके बाद से कैबिनेट मिशन के द्वारा, सॉरी जस्ट 1 मिनट, संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, इस तरीके से कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, और वो टॉपिक क्या है? ड्राफ्ट कमीशन, सॉरी ड्राफ्ट कमिटी, या उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, या मसौदा समिति। और ये किसी भी यानी जितने ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी उन सभी जितने भी ड्राफ्ट कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। किसके स्थान पर कौन आया, जैसे 2 लोग उसमें से चेंज हो गए थे, उन दोनों के स्थान पर 2 नए मेंबर जुड़े ड्राफ्ट कमेटी में। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूंगा ताकि आप कभी मान लीजिए फ्यूचर में कभी आप उसको भूलें नहीं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कैबिनेट मिशन क्या है, क्यों आया, क्या है ये कैबिनेट मिशन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जब आंसर आप ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 3 सदस्यों की कमेटी थी। ये 3 सदस्यों की कमेटी थी। ठीक है, अब ये 3 सदस्यीय की कमेटी कहाँ से आई थी? तो ब्रिटेन से आई थी। ठीक है, ये 3 सदस्यों की कमेटी कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। ठीक, अब उसके बाद से आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि तीनों जो सदस्य थे, देखिए सबसे पहले तो एक बात आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। तो इसका आंसर ये है कि ये जो तीनों सदस्य थे ये कैबिनेट मिनिस्टर के मेंबर थे। ठीक है, यानी ये कैबिनेट के मेंबर थे, इसीलिए जब ये भारत आए तो इनके आने का जो मिशन था उसको क्या नाम दे दिया गया? कैबिनेट मिशन दे दिया गया। ठीक है, आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करूंगा, हर एक कहानी एकदम लिंक कर दूंगा। बस थोड़ा सा आप देखते रहिए, थोड़ा इंट्रो है तो थोड़ा इसको एक साइड में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये तीनों सदस्य जो थे ये कौन कौन थे, तीनों सदस्य कौन कौन थे? तो वैसे अगर शार्ट में पहले तो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या है। देखिए, 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स,
अलेक्जेंडर। तीनों सदस्य आप ऐसे ही 8-10 बार बोल जाइए, आपको याद हो जाएगा। वैसे भी बस इसके नाम एक सीक्वेंस में आपको एक दिमाग में बस बैठाए रखना है कि हाँ ये 3 मेंबर कैबिनेट सदस्य थे। बाकी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। 4 ऑप्शंस में अगर ये इन नामों में से कोई भी आएगा तो क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8-10 बार आप बोल जाइएगा। क्या बोल जाइएगा? लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर। ठीक है, वैसे मैं इनका पूरा नाम बता देता हूँ। देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, थर्ड कौन है? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 नाम हैं, ये 3 मेंबर थे किसके? कैबिनेट मिशन के। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने आएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया? 24 मार्च 1946 को। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, इतने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बनेगा कि यानी इस कैबिनेट मिशन देखो आया, ब्रिटेन से भारत आया, तो इसका काम क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का? तब जाकर आपको आंसर मिलेगा कि जब कैबिनेट मिशन का जो मेन उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करना और सत्ता को भारतीयों को ट्रांसफर करना। ठीक है, पहली सत्ता किसके हाथ में थी? ब्रिटेन के हाथ में थी, यानी भारत पर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। बात कब की चल रही है? 1946 की चल रही है। इस समय भी शासन किसका था? ब्रिटेन वालों का था। तो अब ये शासन, अब देखिए 1946, अपना देश 1947 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ। मतलब अब ये हम आज़ाद होने के करीब में थे। तो इसी बीच में क्या हुआ? मतलब ये जो कैबिनेट मिशन आया तो इसका जो उद्देश्य था, उसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो सत्ता है उसको शांतिपूर्ण ढंग तरीके से भारतीयों को हैंड ओवर करना, मतलब ट्रांसफ़र करना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए क्या हुआ, बात है 1895 की। कब की बात है? 1895 की बात है। बाल गंगाधर तिलक जी स्वराज विधेयक पेश किए और इसमें उन्होंने सबसे पहली बार संविधान की मांग की। मैंने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक जी 1895 में यानी 1895 में स्वराज विधेयक पेश किए, यानी स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग इन्होंने कर दी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने की, तब आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद से क्या हुआ? समय बीतता गया। ठीक है, टाइम आया 1922 मतलब 1922 का। इसमें क्या हुआ? 1922 में गांधी जी ने बोला कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कहने का मतलब उनका साफ था कि रूल एंड रेगुलेशन भारत वालों के लिए बन रहा है तो इसे बनाने वाले भारतीय ही होंगे। ठीक है, मतलब कि भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा संविधान। ठीक है, उसके बाद से फिर मोतीलाल नेहरू जी, कब की बात है? 1928 की बात है। 1982 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान को लागू करने का प्रयास किया। देखिए अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान की मांग सबसे पहली बार किसने किया? तब उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सिर्फ संविधान बोलेगा तब। उसके बाद से कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा, ये कथन किसका है? तो आंसर में क्या आ जाएगा? गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की? तो हो सकता है उस कंडीशन में आपको जवाहरलाल नेहरू पहले ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या? नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू जी। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट में जो इस समय मूल अधिकार है इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात है, फिलहाल अभी हम फैक्ट थोड़ा सा इस पर आते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार संविधान लागू करने का प्रयास इन्होंने किया लेकिन असफल रहे। अब यहाँ पर देखिए आपसे हर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, तब जाकर कितने भी टफ क्वेश्चन बना ले आप उसका आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान लागू करने का प्रयास। ठीक है, कौन किए? मोतीलाल नेहरू जी। कब किए? 1928 में। नेक्स्ट समय बीतता गया, अब आए मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय। बात कब की है? 1934 की है।
1934 में एम एन राय जी ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग इन्होंने की। मतलब यहाँ पर ये बोले कि ऐसे संविधान नहीं बन सकता है। संविधान बनाने के लिए पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी, एक सभा बनानी पड़ेगी, सभा में कुछ मेंबर होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, एम एन राव यानी मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ समय और बीता, फिर आए जवाहरलाल नेहरू जी आए। अब जवाहरलाल नेहरू जी देखो, अब संविधान सभा की बात तो हो गई, लेकिन एम एन राय जी ये नहीं बताए थे कि संविधान सभा में लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, यानी जो इसके सदस्य हैं इनका चयन, इनका निर्वाचन, या मतलब इस तरह की कोई बात इन्होंने नहीं की थी। तब जवाहरलाल नेहरू जी 1938 में, बात कब की है, 1938 की, जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जवाहरलाल नेहरू जी 1938 में बोले कि संविधान सभा का जो गठन होगा इसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स एज के से लेकर लोग क्या, यानी उससे ऊपर लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करेंगे, मतलब अपने नेता का वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, चयन करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि जब संविधान लागू हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ, उस समय वोट देने का अधिकार कितना था, 21 साल था, ठीक है। उस समय कितना था वोट देने का अधिकार, 21 साल था। फिर समय आया 1989 यानी 1989, हाँ 1989 का समय इस समय क्या किया गया, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो किस नाम से जाना गया, 61वें संविधान संशोधन, मतलब 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया, 1989 में, यानी 1889 में। और उसमें क्या प्रावधान किया गया, जो पहले 21 साल एज लिमिट थी उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतलब 18 साल से लगा, यानी 18 साल या उससे ऊपर के लोग अब क्या करेंगे, अपना मत दे सकते हैं, यानी वोट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी कहानी कब तक पहुंची है, कहानी पहुंची 1938 तक, ठीक। और इस समय 1938 में अगर आपको पता होगा तो इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। अंग्रेज भी उधर, अंग्रेजों को क्या, भारतीयों की ज़रूरत थी, यानी भारतीय सेनाओं की ज़रूरत थी, और इधर भारतीयों को ये बात 100% पता था कि इससे बढ़िया मौका अब इन्हें आज़ाद होने के लिए अब नहीं मिल सकता है। तो इसमें क्या हुआ, भारतीय भी आज़ाद होने के लिए अपना प्रयास एकदम स्टार्ट कर दिए, बहुत तगड़े से चालू कर दिए। तो इसी ब्रिटिश को क्या चाहिए था, भारतीय सेना चाहिए था। तो इसीलिए ब्रिटिश वालों ने 1940 में कहा कि ठीक है, जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो जाएगा तब आप अपना संविधान बना लीजिएगा। अब ये जो सहमति दी गई ब्रिटिश द्वारा, ये अस्थायी रूप से दी गई थी, इस बात का ज़बरदस्त विरोध हुआ, ठीक है। फिर आगे आया क्रिप्स मिशन आया। कब आया क्रिप्स मिशन, अगस्त 1946, सॉरी क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। और इसने क्या किया, इसने पूर्ण मंजूरी दे दी। किस चीज़ के लिए पूर्ण मंजूरी दी, ठीक है, जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तब आप क्या करिएगा, आप संविधान बना सकते हैं, अपना संविधान आप बना सकते हैं। इस बात की ऑफिशियल यानी पूर्ण मंजूरी दे दी, ठीक है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण मंजूरी यानी संविधान बनाने के लिए पूर्ण मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1942, ठीक है। ये सब देखते हुए फिर ब्रिटिश द्वारा यानी ब्रिटेन से एक सदस्य आया जो कि 3 मेंबर का सदस्य था। अब वही किस नाम से जाना गया, कैबिनेट मिशन। और ये कब आया कैबिनेट मिशन, तो आया 1946 यानी 24 मार्च 1946 में, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना। अब मुझे लगता है कि ये कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आगे यानी कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके सदस्य कौन थे, इनके बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ओके। तो अब बात ये आई कि जब कैबिनेट मिशन भारत आ गया, यानी अब संविधान बनाने की, जब संविधान सभा की जब बात आई, तो कैबिनेट मिशन ने 4 बातों का निर्धारण किया। पहली बात इन्होंने क्या निर्धारित की, इन्होंने पहली बात ये बोला कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन यानी निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं देगी, जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनको डायरेक्ट पब्लिक नहीं चूज करेगी। तो
मतलब अगर अप्रत्यक्ष आपको समझाना है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग संसद को वोट देते हैं, ठीक है। जो भी आपके क्षेत्र में संसद होता है वो मतलब जो लड़ते हैं इलेक्शन में उनको वोट दिए, संसद बने, फिर वो संसद में पहुंचे, फिर वो प्रेसिडेंट को वोट दिए, तो मतलब क्या हो, आपकी तरफ से यानी आपके क्षेत्र का जो संसद है, जिस प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है उसमें जब वो वोट डालेगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। मतलब आपका वोट किसके द्वारा दिया गया है, आपके क्षेत्र के संसद के द्वारा दिया गया, यानी ये उसमें काउंट होगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर क्या कहा गया कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो कैसे आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात कैबिनेट मिशन ने ये निर्धारित की कि इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 389। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। तीसरी बात इन्होंने ये कैबिनेट मिशन ने ये डिसाइड किया कि हर एक सदस्य कितने लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथी बात इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो देसी रियासतें हैं उनके सदस्यों का इलेक्शन नहीं होगा, निर्वाचन नहीं होगा। मतलब जो देसी रियासत हैं उनके सदस्यों का क्या होगा, देसी रियासत के सदस्यों का मनोनयन होगा। मतलब उन्हें मनोनीत किया जाएगा, जो वहाँ के राजा हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने तरफ से भेज सकते हैं, कहाँ, संविधान सभा में। ये 4 बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं कि जो 389 सदस्य थे इसमें से किस तरीके से इनका डिवीजन यानी विभाजन इसका कैसे हुआ था। तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कर दिया गया ब्रिटिश प्रांत के बाद कमिश्नरी प्रांत कर दिया गया, और कमिश्नरी प्रांत के बाद तीसरा हो गया देसी रियासतें, ठीक है। तो देसी रियासतें हो गए। तो ब्रिटिश प्रांत में कितने सदस्य रखे गए, 292 यानी 292 सदस्य किसमें रखे गए, देसी रियासत में ब्रिटिश प्रांत में रखे गए। और कमिश्नरी प्रांत में कितने रखे गए, 4 सदस्य रखे गए। और देसी रियासतें में कितने मेंबर रखे गए, 93 रखे गए, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समय आया, देखिए सब कुछ फाइनल हो गया, कितने सदस्य होंगे, कैसे इनका निर्वाचन होगा। तो जुलाई 1946 में क्या हुआ, 296 सदस्यों का क्या हो गया, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। किसके लिए, मतलब चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। तो चुनाव किसके लिए हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा था। अब प्रांतीय विधानसभा वाले क्या होंगे, जब वो जीतेंगे फिर उनका किसमें चयन होगा, संविधान सभा में उनका चयन होगा, ठीक है। तो इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ। कितने सदस्यों का इलेक्शन हुआ, 296 यानी 296। क्यों 296 का हुआ, क्योंकि 93 सदस्य क्या थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे, और देसी रियासत के सदस्यों का तो चयन, उनका तो मनोनयन होना था। तो 389 में से 93 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 296 बचेगा। जिसमें से इसमें 296 में कौन है, 292 कौन है, ब्रिटिश प्रांत है, इनका भी इलेक्शन होने वाला था। और ये 4 कौन है, कमिश्नरी प्रांत। अगर मैं इनका इलेक्शन बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनका इलेक्शन पब्लिक वोट करेगी, नहीं, इनका अप्रत्यक्ष होगा। मतलब इलेक्शन तो किसी नेता को, अपने यहाँ का जो नेता है, जैसे क्या बोलते हैं, जो वहाँ के संविधान यानी प्रांतीय विधानसभा का जो सदस्य होगा उसको वोट देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो आएगा कहाँ पर आएगा, वो बनेगा सदस्य किसका, संविधान सभा का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर विस्तार कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रांतीय कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे। तो इसमें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कुर्ग और चौथा क्या था, बलूचिस्तान, ठीक है। ये 4 प्रांत थे दिल्ली कमिश्नरी का। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इन 3 में से कोई दे देगा और बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कमिश्नरी प्रांत के इनमें से कौन कमिश्नरी प्रांत में नहीं था, या इनमें से कौन कमिश्नरी प्रांत, कौन नहीं था, तब 3 ऑप्शन देगा, एक चौथा कोई और दे देगा, जो वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक नज़र इस पर भी एक नज़र बनाए रखें, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब 296 सदस्यों का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली। कांग्रेस कितने सीट कांग्रेस को मिली, 208 सीटें मिली। 73 सीटें किसको मिली, मुस्लिम लीग को मिली। और 15 सीटें किसको मिली, 15 सीटें अन्य को मिली, यानी अदर्स को कितनी सीटें मिली, 15 सीटें मिली। इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और मुस्लिम लीग संविधान सभा का क्या करने लगा, बाइकाट करने लगा। मतलब ये लोग संविधान सभा में जाने से क्या करने लगे, मतलब बाइकाट करने लगे। क्या है कि नहीं, मतलब इनको भी पता था, इनको ये डर वगैरह कुछ नहीं था। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो पोस्ट चाहिए था उनको ये नहीं मिलता,
सिंपल सी बात है। तो जो भी कंडीशन उस समय रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कुर्सी की लालच भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए वो सब पॉलिटिकल व्यू है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो देखो क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग ने विरोध करना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि 3 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया, अब मुस्लिम लीग का डिमांड क्या आने लगा, पृथक पाकिस्तान का डिमांड आने लगा। इनका अब ये कहना था कि हमारा एक अलग नेशन होगा, अलग राष्ट्र होगा, उसका अलग संविधान होगा, हर एक चीज़ उसका अलग होगा। तो इस बात से बहुत सारे दंगे भी हुए, बहुत सारा मारकाट हुआ था। ठीक है, तो फाइनली ब्रिटिश के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको पृथक पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथक पाकिस्तान की घोषणा कब की गई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 जुलाई 1947। ठीक है, और एक और पॉइंट है, संविधान का विभाजन कब किया गया, तो 26 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया, संविधान का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें होती गई बीच बीच में। उसके बाद से बहुत सारी बैठकें हुई, संविधान सभा की बहुत सारी बैठकें हुई। अब इन बैठकों में क्या हुआ, प्रथम बैठक हुई, द्वितीय बैठक हुई, तृतीय बैठक हुई। तो जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, हम इन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम बैठक कब की गई थी भाई, देखो क्या हुआ, ये यानी मुस्लिम लीग वालों ने अपोज तो कर रहे थे, इसके बावजूद प्रथम बैठक में कितने सदस्य वहाँ पर आए थे, कितने सदस्य आए थे, 211 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। बाकी जो थे राजे रजवाड़े थे वो अभी भी असमंजस में थे कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि उनको क्या मिला था, उनको ये पावर मिला था, प्रिविलेज मिला था कि वो या तो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, या वो सेल्फ यानी इंडिपेंडेंस रह सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग असमंजस में थे। तो इन्हीं सबको, मतलब ये सब की वजह से पहली बैठक में कितने सदस्य प्रेजेंट हुए थे, 211। और जब एक पॉइंट यहाँ बीच में ये छूट गया था कि 26 जुलाई 1947 को भारत विभाजन हुआ, तो उस समय क्या हुआ था, इसके बाद भी संविधान सभा के कितने सदस्य बच गए थे, इसके बाद भी संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे, यानी 299 सदस्य अभी भी बच गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले तो हम लोग ये ड्राफ्ट कमेटी को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई हैं, जैसे 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर को यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, फिर 9 दिसंबर 1946 हो गया। फिर द्वितीय बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तृतीय बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946। इन तीनों बैठक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब से सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसके अस्थायी सदस्य कौन थे। तो उसके अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन आनी वो हो जाएगा, आचार्य कृपलानी जी सबसे पहले किसके नाम का प्रस्ताव रखे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव कौन पहले रखा, आचार्य कृपलानी रखे थे। ठीक है, चलो ये हो गया। और प्रथम बैठक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, जब सेकंड बैठक आई, सेकंड बैठक हुई कौन सी, यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। अब इसमें क्या हुआ, दूसरी बैठक में क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मसौदा की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। देखिए जब दूसरी बैठक हुई, इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि दिमाग में ना आए। दूसरी बैठक जब आई, ठीक है, दूसरी बैठक में अब इसमें क्या हुआ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो किसको, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, उस समय आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य कृपलानी। इस बात का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका समर्थन भी किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ, अब बात आई अध्यक्ष की हो गई, अब उपाध्यक्ष की बात आई। तो उपाध्यक्ष में HC मुखर्जी को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बात को लेकर साउथ वाले क्या हो गए, साउथ वाले विरोध में आ गए। साउथ वालों का कहना ये था कि हमारे तरफ का
कोई भी रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में नहीं है, मतलब हेड के रूप में नहीं है। जितने भी लोग हैं सब उत्तर भारत के ही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, वीटी कृष्णामाचारी को दूसरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया गया। मतलब 11 दिसंबर 1946 को दो उपाध्यक्ष बनाया गया। पहला किसको बनाया गया, एस सी मुखर्जी। ये कहाँ कहाँ से थे, बंगाल से थे। ठीक है, एस सी मुखर्जी को बनाया गया। देन इसके बाद से क्या किया गया, दूसरा दूसरा किसको बनाया गया, बीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। ये कहाँ से थे, ये साउथ से थे। ठीक, तो इतनी पॉइंट। अब आते हैं थर्ड सिटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरी बैठक जो थी वो थी 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब थी, 13 दिसंबर 1946। इसमें आपको बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्या कि इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना प्रस्तुत किए। ठीक है, प्रस्तावना को यहाँ पर क्या किए, उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन इस प्रस्तावना को संविधान में रखने की बात हो रही थी। तो क्या हुआ, उस दिन तो प्रस्तावना को संविधान में रखने के लिए तुरंत तो डिसीजन लिया नहीं जाता था। उसमें बहुत सारा विचार विमर्श होता था, रखना है कि नहीं रखना है, सबकी सहमति ली जाती थी। तो फाइनली 22 जनवरी 1947 को यह सहमति ली गई कि ठीक है, प्रस्तावना को कहाँ रख लिया जाएगा, संविधान सभा में रखा जाएगा। और आप इस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं वही प्रस्तावना थी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप देख लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में पूरे संविधान का निचोड़ रख दिया गया है। ठीक, चलिए ये हो गया। उसके बाद से और इसमें देख लेते हैं, और संविधान सभा से रिलेटेड थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को क्या की थी, झंडा को क्या कर दी थी, यानी झंडा को, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय ध्वज को क्या प्रदान की, स्वीकृति प्रदान की। कब प्रदान की, 22 जुलाई 1946 को क्या कर दी, जस्ट एक मिनट। चलिए ठीक है। तो उसके बाद से कहाँ पर थे, 22 जुलाई को क्या कर दी, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, और दो तीन फैक्ट और है संविधान सभा के द्वारा। जैसे 24 जनवरी 1950 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस दिन क्या हुआ था, 24 जनवरी 1900 कब की बात है, 24 जनवरी 1950 की बात है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, दो तीन काम इस दिन किए गए थे। पहला काम ये किया गया था, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या की गई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यानी राष्ट्रपति कौन होंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तीसरी बात इसमें ये कहा गया कि बस इसमें दो बात तो याद रख सकते हैं। हाँ, तीसरी बात इसमें एक चीज़ ये भी याद कर सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 जो था ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। क्यों अंतिम बैठक थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, इतनी सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और संविधान सभा से रिलेटेड एक काम और आपको बता दें तो वो ये है कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी। यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, राजभाषा मैंने बोला है, हिंदी को राजभाषा की दर्जा प्रदान की। ठीक है, जब राजभाषा आएगा तभी उसी आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी ड्राफ्ट कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए अब आते हैं, देखो संविधान सभा की बहुत सारी बैठकें हुई। बैठक होने के बाद फाइनली क्या हुआ, जब संविधान सभा की बैठकें हो गई थी, ठीक है, तो अब समय 29 अगस्त 1947 का आया। कब के दिन है, 29 अगस्त 1947 के दिन क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। और वो कमेटी कौन थी, ड्राफ्ट समिति, यानी उसी को इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। ठीक है,
या उसी को और नाम से जानते हैं, मसौदा समिति के नाम से जानते हैं, या उसको एक और नाम से जानते हैं, प्रारूप समिति। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम अगर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि आपको क्वेश्चन इसी सबसे मिल जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है कि देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि ड्राफ्ट कमेटी का गठन यानी किसने किया था, यानी तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा आएगा। आप वहाँ पर वो मतलब वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं लगाइएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएगा, संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे। ये सारी बातें किसने डिसाइड कर दी, संविधान सभा ने बात डिसाइड कर दी कि प्रारूप समिति में 7 मेंबर होंगे। ठीक है, 7 मेंबर का क्या किया गया, चयन किया गया। अब ये 7 मेंबर आपस में मिलकर इनमें कौन अध्यक्ष होगा इस बात का डिसीजन लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा बनाया गया, तो उन्हीं के मेंबर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो 7 मेंबर इसमें चुने गए थे, तो उन्होंने किसको अपना अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति से एक क्वेश्चन आपसे और ये पूछेगा कि प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी पहली बार प्रथम यानी फर्स्ट टाइम प्रारूप समिति किसने तैयार किया। अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BN राव, यानी बेनेगल नरसिम्हन राव। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिम्हन राव। और बेनेगल नरसिम्हन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में उस समय का जो वायसराय था उसने क्या किया था, चयन किया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है वायसराय। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि मैंने वायसराय क्यों कहा, क्यों ना गवर्नर जनरल कहा, क्योंकि आपको पता है कि ये बातें कब की चल रही है, 1946-47 की बात चल रही है, 1946 की बात चल रही है। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, और जबकि गवर्नर जनरल का पोस्ट कब, देखिए पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले गवर्नर जनरल रहते थे भारत के। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पोस्ट बनाए गए। मतलब एक ही आदमी गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करेगा, वायसराय के रूप में भी काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ब्रिटिश वायसराय ने BN राव को क्या किया दिया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने क्यों ये बोला, क्या बोलते हैं, वायसराय क्यों बोला, क्यों नहीं गवर्नर जनरल बोला, भारत का गवर्नर जनरल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तब मैं जानूंगा कि आप बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही ऊपर पढ़ लेते हैं, इसका मतलब यही रहेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाते हैं तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कौन, यानी कौन कौन से सदस्य इसमें थे। तो देखिए 7 सदस्य इसमें कौन कौन से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद से गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद से कौन हो गए हैं, उसके बाद से हो गए मोहम्मद सादतुल्लाह, देन उसके बाद से हो गए KM मुंशी, छठे नंबर पर क्या हो जाएंगे, एन माधवराव, 7वें नंबर पर कौन हो जाएंगे, 7वें नंबर पर हो जाएंगे VT कृष्णामाचारी। तो चलिए इन सभी का नाम मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए पहले नंबर पर कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। दूसरे नंबर पर गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे नंबर पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे नंबर पर मोहम्मद सादुल्लाह, 5वें नंबर पर KM मुंशी, छठे नंबर पर एन माधवराव, और 7वें नंबर पर हो जाएगा VT कृष्णामाचारी। तो देखिए इनमें से 2 नाम, लास्ट का 2 नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है। और ये जो मोहम्मद सादुल्लाह थे, ये मात्र इकलौते मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, और KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, इन दोनों लोगों के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। और जहाँ से एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे, तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए BL मित्तर के स्थान पर कौन आए, एन माधवराव आए। ठीक है, एन माधवराव, कैसे इसको याद कैसे करना है, तो देखिए यम के बाद क्या आता है, एन आता है, यम के बाद मित्तर में यम है, यम के बाद कौन आता है, एन आता है। तो यम यानी BL मित्तर की जब स्वास्थ्य कंडीशन खराब हो गई थी तो ये क्या कर लिए, ये विधान परिषद से क्या लिए, मतलब रिटायरमेंट ले लिए। तो इनकी सदस्यता विधानसभा से अपने आप क्या हो गई, हट गई। ठीक है,
अब वीटी कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आए, तो देखिए खेतान, खेतान किससे स्टार्ट है, ख से है, यानी क ख आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, क ख याद कर लीजिएगा। देखिए खेतान के स्थान पर कौन आए, वीटी कृष्णामाचारी आए, ठीक है। तो क ख ये भी आपस में एक दूसरे के पास में है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके रखे रहेंगे ना, तो हो सके अगर 4 ऑप्शन मिले उसमें अगर आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये आपकी क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इतनी सारी पॉइंट तो हो गई और इसमें कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है। चलिए छूटेगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ये तो सब आप लोगों का क्या है, सब कुछ तो फिंगर टिप्स पर है, मेहनत तो हम लोगों को करना पड़ता है। ये जितना कंटेंट है, ये सारे कंटेंट तैयार करने में बहुत सारा मेहनत लगा है, ठीक है। एनिमेशन जितना हर एक एनिमेशन पर जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम आपको कमेंट सब्सक्राइब ये सब करने में लगेगा। तो आप अपना एक्टिविटी दिखाते रहिए, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, बस सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, इससे ज़्यादा तो और कुछ तो आपसे डिमांड होती नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।